दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन इतिहास महज 1.5 दशक में खुद को दोहराने की स्थिति में पहुंच जाएगा, इस पर कोई पक्के तौर पर मुहर नहीं लगाता। 2011 अब 2026 में दोहराता हुआ दिख रहा है। 2011 में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सवालों के घेरे में था। शीर्ष नेतृत्व को ही अन्ना आंदोलन ने मुद्दा बना दिया था और अब 2026 में जेएनजी आंदोलन ने सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुद्दा बना दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही धर्मेंद्र प्रधान मुद्दों की लिस्ट से गायब हो गए। वो अब कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई मुद्दा बना हुआ है तो वो मुद्दा अमित शाह है, गृह मंत्री, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है और जिनके अधीन दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके 20 जुलाई को पैलेट गन चल गई, दिल्ली में पैलेट गन चल गई। मुद्दा आज की तारीख में जेएनजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनकी सत्ता के नाक के नीचे ही वो तमाम चीजें हुई है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, वो तमाम चीजें उनकी सत्ता, उनके कंट्रोल के दायरे के भीतर हुई है, जो सत्ता से जवाब चाहने वाले लोगों को आज भी खल रहा है कि न तो प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे रहे, न ही गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दे रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इस देश का जेएनजी जवाब चाहता है। इस देश में सवालों के घेरे से सवालों को ही ऊपर उठा देने की प्रक्रिया को, लोकतंत्र की नई परिभाषा बना देने की कवायद को जितना बड़ा झटका पिछले 3 हफ्तों में लगा है, उतना बड़ा झटका तो मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 सालों में शायद नहीं लगा होगा। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि इतिहास का एक कालखंड उनके नाम लिखा जा चुका है, दरअसल उस कालखंड में 12 साल बीतते बीतते पूरी की पूरी प्रक्रिया ही पटरी से उलटती हुई दिखाई दे रही है और करवट इस रूप में इतिहास लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अब उस नेता को पप्पू नहीं कहा जाता जिसके लिए 2-4 साल पहले तक ऐसे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। अब 56 इंच की छाती का शोर कोई करता हुआ नजर नहीं आता और ना ही आज की तारीख में कोई चुनावी प्रबंधन की कला को लेकर अमित शाह की सराहना करने के लिए तैयार है। आखिर हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी को, आखिर हो क्या गया है बीजेपी के इकोसिस्टम को? क्योंकि जिस दिन से गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर आए, उस दिन से एक भी भाजपा का बड़ा नेता अमित शाह का बचाव करता हुआ नहीं दिखा है। अमित शाह खुद अपना बचाव करने और अपना पक्ष रखने संसद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जेएनजी का मुद्दा गहराता जा रहा है। पेपर लीक से अब वो आगे निकल चुका है। पेपर लीक की जो बिसात पूरे देश में बिसती हुई दिखाई दी और उसके सहारे जेएनजी इस देश के कस्बे कस्बे में सड़क पर उतरता हुआ दिखाई दिया, अभी भी रांची में सड़क पर जमा हुआ है। वो साफ दिखा रहा है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सत्ता एनडीए की हो, चाहे वो सत्ता इंडिया गठबंधन की हो, जहां भी पेपर लीक मुद्दा है, जहां भी जेएनजी का अपना मुद्दा सामने आ रहा है, जेएनजी वहां लोकतांत्रिक तरीके से भी रिएक्ट कर रहा है, चुनावी तरीके से भी रिएक्ट कर रहा है और बहुत साफगोई के साथ कहें तो इस जेएनजी के आंदोलन ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्लूलेस बना दिया है। उसे इस स्थिति में नहीं छोड़ा है कि वो इस जेएनजी के मुद्दे को लेकर के, जेएनजी की आकांक्षाओं को लेकर के सरकार की तरफ से कोई मुकम्मल आश्वासन दे सके। यही वो वजह है कि अमित शाह संसद में बोल नहीं रहे। यही वो वजह है प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर संसद में नहीं बोल रहे, इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं, 2.5-3 मिनट के वीडियो में बोल रहे हैं। सदन में कभी 2-2 घंटे बोलने वाले प्रधानमंत्री अब बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या हो गया है सत्ता की जुबान को? क्या हो गया है सिस्टम के उस पूरे खेल को? और क्या हो गया है जेएनजी के सवालों के आसरे गोदी मीडिया के उस नैरेटिव को, जो अलग अलग तरीके से सत्ता के बचाव में इस कदर दिखाई देता था कि आज उसके पास क्रेडिबिलिटी का संकट, विश्वसनीयता का संकट इस रूप में सामने खड़ा हो गया है, जिस रूप में कम से कम गोदी मीडिया को पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे से चलाने वाले लोगों ने तो कतई नहीं सोचा होगा। क्या 2029 का लोकसभा चुनाव मोदी शाह के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ पाएगी? बड़ा सवाल है। मोदी शाह के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अगर 2029 नहीं लड़ पाएगी तो क्या फील गुड और इंडिया शाइनिंग दोहराया जाएगा? ये सवाल दरअसल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस देश में इकबाल के सहारे चलने वाली सत्ता का इकबाल जब खत्म हो चुका हो तो जनता कैसे सरकार के ऊपर एतबार करे?
चाहे प्रोपेगेंडा रहा हो या आंदोलन में कुछ सत्यता रही हो, जो भी बातें रही हो, 2011 में जब अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना, उसी वक्त तय हो गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार का इकबाल जनता के बीच खत्म हो चुका था। भले ही वो बाद में तमाम चीजें गलत निकली, ज्यादातर चीजें गलत निकली, लेकिन तात्कालिक तौर पर 2014 के चुनाव तक जो जनता में संदेश था वो यही था कि भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बढ़ गया है और उसका निदान निकालने के लिए सत्ता में बदलाव करना जरूरी है। सत्ता में बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर सत्ता में आए लोग अगर ये सोचने लगे कि वो बदलाव अंतिम था, इसके बाद बदलाव नहीं हो सकता, तो लोकतंत्र दरअसल उपचार आधारित एक प्रक्रिया है, रेमेडी बेस्ड थ्योरी है लोकतंत्र। और उस उपचार आधारित प्रक्रिया में जनता खुद ही उपचार ढूंढने निकल पड़ती है, फिर उसे किसी चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत उसे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की नहीं थी, यहां तक कि राहुल गांधी की भी नहीं थी। और एक ऐसे दौर में जहां जेनजी अपने मुद्दों को के आसरे कई देशों में सत्ता परिवर्तन की बात करते हुए सत्ता को भी बदल दे रहा है और व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद पाल ले रहा है, वहां पेपर लीक से शुरू हुए आंदोलन को पेपर लीक तक ही जोड़कर देखना यह बहुत उचित जान नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये बहुत उचित होता तो अभिजीत दीपके को ये नहीं कहना पड़ता, आज उनकी पार्टी को नहीं करना पड़ता, कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं कहना पड़ता कि हम अपने मुद्दों को लेकर आए हैं, कोई राजनीतिक दल बनाने या चुनाव जीतने नहीं आए हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, कॉकरोच वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने और जीतने हारने से क्या फायदा, जब चुनाव जीतने के बाद कोई व्यक्ति जीतता किसी पार्टी से और चला जाता है किसी और पार्टी में। ये सवाल भी अब जनता के बीच और जेनजी के बीच जा रहा है कि आखिर किसी दल के टिकट पर चुनाव जीतकर कहीं खिसक लेना, किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा हो जाना, किसी कागजी पार्टी का हिस्सा हो जाना या सत्ताधारी इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाना, ये कहां का लोकतंत्र है। ये सवाल जेनजी के बीच आने वाले वक्त में मुद्दा बन जाए, किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेनजी मुद्दों के आसरे खड़ा हुआ, और जब मुद्दों के आसरे खड़ा हुआ तो पेपर लीक तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पेपर लीक के ट्रेलर ने एक मंत्री की कुर्सी हिला दी, कई सारे ब्यूरोक्रेट को बदलवा दिया, और अब सीधा सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जब बात बनते हुए आ गई, तो उसके बाद आंदोलनों में प्रतीकों का महत्व किस रूप में सामने आता है, जरा उसे देखना हो तो याद कीजिए राजीव गोस्वामी की आग में लपटी हुई तस्वीरों को। यह 1990 का साल था, मंडल कमीशन का दौर था, वो एक प्रतीक बन गई थी। वो तस्वीर इस देश में सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रतीक बन गई थी। याद कीजिए अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान से लेकर इंग्लैंड में जो भारत इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था, वहां पर भी स्टेडियम में बैठे हुए टोपी पहने हुए लोगों की तस्वीरें, वो टोपी पहने हुए लोगों की तस्वीरें सत्ता के विरोध में एक प्रतीक बन गई थी। ठीक इसी तरीके से एक प्रतीक सोशल मीडिया में जब आप खोलें, ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, कहीं ना कहीं घूम फिर करके दिख जाती है। जब जेनजी तो छोड़िए, शायद वो जेनजी है या जेन अल्फा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से हाथ में ढोलक लेकर के कुछ छोटी बच्चियां जिस ढंग से नारा लगा रही हैं, वो 56 इंच वाली बात कर रही हैं, बाल नरेंद्र वाली बात कर रही हैं, वो एक इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाली तस्वीर जब इस देश के अंदर बन गई हो, तो बदलाव की प्रक्रिया को रोका जाना सत्ता और सिस्टम के द्वारा, और किसी आयोग को अपने ऊपर उसको कंट्रोल में लेकर सत्ता और सिस्टम के द्वारा बदलाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाना अब संभव नहीं दिखता है। लेकिन जब बदलाव की प्रक्रिया जनता के बीच से होने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो क्या बदलाव भारतीय जनता पार्टी के भीतर से होने की परिस्थितियां ज्यादा मजबूत हो गई है। 2027 की बात कही जा रही थी कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री पद वो अमित शाह के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या जेनजी 27 तक के लिए इंतजार करने के लिए तैयार है? और खासकर जेनजी इस बात के लिए तैयार है कि वो अमित शाह को बतौर प्रधानमंत्री देखे, अमित शाह को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे, या भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के चेहरे के तौर पर देखे। इस पूरे आंदोलन की जड़ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जो धर्मेंद्र प्रधान को राजनीतिक मुक्ति मिली, उसका सबसे बड़ा खामियाजा अमित शाह को भुगतना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस देश में नैरेटिव के केंद्र में, जेएनजी के सवालों के केंद्र में वो आ गए हैं। और जब सवालों के केंद्र में वो आ ही गए हैं जेएनजी के बीच,
तो सवाल ये उठता है कि किसानों के बीच तो सवालों के घेरे में पहले से है, मुसलमानों के बीच सवालों के घेरे में सत्ता में आने के भी पहले से है, तो नौजवानों के बीच नेतृत्व सवालों के घेरे में हो, किसानों के बीच नेतृत्व सवालों के घेरे में हो, जेनजी इन सवालों को लेकर आगे बढ़ रहा हो और अल्पसंख्यक वर्ग सत्ता के ऊपर एतबार करने की प्रक्रिया काफी पहले छोड़ चुका हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस्तीफे की मांग को तात्कालिक तौर पर छोड़कर सिर्फ अमित शाह के बयान की मांग पर फोकस हो रहे हैं, किरण रिजिजू राहुल गांधी से बात कर डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उन कोशिशों के पीछे क्या मोदी शाह की जोड़ी को एक सेफ पैसेज देना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? साफ साफ कहें तो उन्हें संसद में इस मुद्दे पर बयान भी ना देना पड़े और विपक्ष भी चुप हो जाए। विपक्ष के सामने परेशानी यह है कि वो चुप नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर भी जेएनजी का दबाव है। जेएनजी का मूड वो भांप चुका है कि जेएनजी चाहता क्या है, और जो जेएनजी चाहता है आमतौर पर सत्ता हो या विपक्ष, दोनों को मजबूरन उसे चाहना पड़ता है। फर्क यही है कि जेएनजी हर दौर में जो किशोर और युवा वर्ग के लोग रहे हैं, सत्ता विरोधी रुझान बन गया तो 10,000 स्कीम जैसी किसी स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसे बांटकर 5 किलो राशन बांटकर चुनाव में नैरेटिव सेट करने की कोई भूमिका नहीं रह जाती, और न ही चुनावी हिंदुत्व के आश्रय बहुसंख्यक तुष्टीकरण की कोई कोशिशों का चुनावी नतीजा सामने आ पाता है। दरअसल ये दौर बदलाव का है, वैश्विक स्तर पर बदलाव का है। कहां प्रदर्शन नहीं हो रहे, स्थापित सत्ता के खिलाफ पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फेनोमेना चल रहा है कि लोग खड़े हो रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अपने मुद्दों के आश्रय खड़े हो रहे हैं। जब मुद्दों के आश्रय लोग खड़े होने शुरू कर दें तो व्यक्ति पूजा का दौर खत्म हो जाता है। भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी में लोग भगवान देख रहे थे। भूल जाइए कि अमित शाह को इस देश में चाणक्य का दर्जा गोदी मीडिया ने दे रखा था। और भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी को इनविंसिबल यानी चुनाव नहीं हारने वाला एक राजनीतिक दल माना जा रहा था। अब सियासत चुनाव से ऊपर उठ चुकी है। अब सियासत उम्मीद बधाने और उम्मीद बांधने की परिस्थितियों से भी ऊपर उठ चुकी है। अब सियासत सवालों के जवाब पर आकर टिक गई है, और जब जब सियासत सवालों के जवाब पर आकर टिक जाती है, बदलाव की प्रक्रिया का तेज होना स्वाभाविक हो जाता है। बदलाव की प्रक्रिया 2029 में जनता खुद करेगी या भारतीय जनता पार्टी खुद उसके पहले कर देगी, ये सवाल है। सवाल तो योगी आदित्यनाथ के सामने भी है, क्योंकि 2027 में उन्हें जनता के सवालों का जवाब यूपी में देना है। सवाल दूसरे कई मुख्यमंत्रियों के सामने है, और सबसे बड़ा सवाल तो प्रशांत किशोर ने अलग से खड़ा कर दिया बांकीपुर के सहारे कि जिस राज्य में पिछले दरवाजे से सत्ता का हरण किया गया, उस राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी का इकबाल अब उतना बचा हुआ है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री या मौजूदा नेतृत्व के साथ राज्य के अंदर बीजेपी के लायक इकोसिस्टम का निर्माण कर सके? यही स्थिति बंगाल के भीतर भी है। बंगाल में बदलाव तो हुआ, कैसी प्रक्रिया के सहारे हुआ, कितने लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, वो सब कुछ लोगों ने देखा है। लेकिन इन सब के बीच लोगों ने वह भी देखा है कि जिस अच्छे दिनों की आस के सहारे मोदी शाह की जोड़ी गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंची थी, 12 सालों में देश उससे आगे बढ़ने की बजाय पीछे तो नहीं चला गया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कहीं कोई ग्रोथ नहीं, रोजगार के सेक्टर में कहीं कोई ग्रोथ नहीं, इसके साथ साथ खेती किसानी में भी कहीं कोई उल्लेखनीय तरक्की नहीं। और रही बात सर्विस सेक्टर की, तो यदि पकौड़े बेचने से लेकर सिम कार्ड बेचना और रिचार्ज करना, मोबाइल का टिंटेड ग्लास बेचना इस सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, तो उस सर्विस सेक्टर के सहारे जो उम्मीद सत्ता ने चुनावी हिंदुत्व की बना रखी थी, उसमें तो यह तय था कि जेएनजी को खड़ा होना ही था। जेएनजी जग चुका है, लेकिन जेएनजी के जगने के बाद संसद के भीतर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो सत्ता को और ज्यादा डरा रही है। और यहीं से साफ दिखता है कि बदलाव होना तो तय है। बदलाव की इबारत भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या 2026 में ही लिखी जाएगी? गुंजाइश ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसी जेएनजी का सामना 27 की शुरुआत में ही, फरवरी महीने में ही, इसी जेएनजी का सामना भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करना है। मोदी के चेहरे के साथ, शाह के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में जेएनजी का सामना किया जाएगा, गुंजाइश तो फिलहाल नहीं दिखती। योगी के चेहरे के साथ
चुनावी हिंदुत्व के बिसात के आसरे जेएनजी के मुद्दों को ढकने की कोशिश कामयाब हो पाएगी? गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं दिखती। लेकिन गुंजाइश दिखती किसकी है? गुंजाइश एकमात्र बदलाव के दिखती है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से मुद्दों को उठाया गया, जिस ढंग से इस जेएनजी आंदोलन के दरमियान जिन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बदसलूकी हुई, उन्हें सामने लाया गया, वो एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी घटना है जो नैरेटिव जब देश में इस ढंग का बन रहा हो, उसमें जहां सत्ता और सिस्टम के लिए स्पेस घटता जा रहा हो, वहां घटते हुए स्पेस के बीच में और ज्यादा स्पेस खत्म हो जाए सत्ताधारी खेमे का, उसके इकोसिस्टम का, उसकी गोदी मीडिया का। दरअसल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यही करते हुए नजर आ रही है। देखते जाइए बदलाव बीजेपी के अंदर कब शुरू होता है। देश के अंदर बदलाव का वक्त 2029 में किस रूप में आएगा, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही हम कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर के बदलाव के लिए नागपुर से दिल्ली तक कितनी तैयारी है, अगले कुछ महीने में आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी तो संसद से पलायन की प्रवृत्ति है, अभी कोई पार्टी का बड़ा नेता बचाव में भी नहीं आ पा रहा है। तो फिर आने वाले वक्त में कोई बचाव करने आएगा या संसद के अंदर में जो पलायन की प्रवृत्ति दिख रही है उस पर कोई लगाम लग पाएगी, ये तो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर सोच सकता है कि ये प्रवृत्तियां जेएनजी के दबाव में ही सही, भाजपा के अंदर से भी उठनी तय हो जाएंगी। उठ अभी भी रही है, दबे ढके तरीके से। थोड़ा इंतजार कीजिए और मजबूती से सामने आ सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।